हेलो दोस्तों, आपका चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स बताया था। थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका बहुत ख़त्म हो गया और बहुत फास्ट रिविजन कराया। आज का जो टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है और मैं आप लोग को फास्ट रिविजन कराऊंगा और इसका फुल गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, और आपसे एक और निवेदन है कि आगे कोई चीज़ का अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या चीज़? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। चलिए दोस्तों, देखते हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्या होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे जनरली घर में फ्रिज जिसको देखते हैं ना जी, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। आप लोग एक चीज़ हमको बता सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर और एसी में क्या डिफरेंस है? बताइए दोस्तों, रेफ्रिजरेशन और एसी में क्या डिफरेंस है? क्या एयर कूलर और एसी में क्या डिफरेंस है? सोचिए और बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC। देखिए, रेफ्रिजरेशन होता क्या है? रेफ्रिजरेशन किसको बोलते हैं? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, आप लोग बताए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो आप लोग देखिए। कितना 5 वीडियो होगा और पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपको 5 वीडियो में मैं बता दिया हूँ। उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। किसी भी जनरल इंजीनियरिंग साइंस का एग्ज़ाम होगा या आपका जो भी PSU का एग्ज़ाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको 70 से 80% क्वेश्चन आना ही आना है। मैं इसका फुल गारंटी देता हूँ। तो हम आपको बताए थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बताए थे, उसमें आपका 2 स्टेटमेंट बताए थे, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और दूसरा क्लासियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और बताए थे आपका, उससे हमारा क्या चीज़ का कंसेप्ट आया था? हीट इंजन का कंसेप्ट आया था। और क्लासियस स्टेटमेंट बताए थे। क्लासियस स्टेटमेंट से हमको क्या आया था? रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेटर का आया था ना। तो चलिए, तो रेफ्रिजरेशन होता क्या? रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, इट इज ए क्या? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली सिस्टम शुड ऑपरेट इन ए साइकिल, ठीक है। यानी कहने का मतलब RAC क्या होता है? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। तो यह होता है मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर। क्या होता है? मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली द सिस्टम शुड ऑपरेट इन ए ऑन साइकिल। सिस्टम का किस चीज़ में ऑपरेट होता है? एक साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट होता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि दिस लोअर टेम्परेचर मेंटेन्स बाय द सम सबस्टांस इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेंट। जो लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखता है किसी सबस्टांस द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली द सिस्टम इज ऑपरेट ऑन ए साइकिल। और ये जो लोअर टेम्परेचर जो है मेंटेन रखता है जो भी सबस्टांस, उस सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन में कुछ कुछ प्रोसेस होता है। एक होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? क्या होता है? अच्छा देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड बाय पर kg ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्रॉम सिस्टम। कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड बाय पर kg ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्रॉम सिस्टम। किसी सिस्टम से पर kg रेफ्रिजरेंट से जितना हीट रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या जी? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कब? कहने का मतलब कि द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर kg ऑफ रेफ्रिजरेंट्स फ्रॉम सिस्टम इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर, ठीक है। इट इज ऑल्सो द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है मेरा,
उसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेट फ्रॉम सिस्टम इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। यानी लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पर केजी रेफ्रिजरेंट से जितना हीट रिमूव्ड होगा उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट। क्लियर। अब एक टर्म होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, या इसको और हम क्या बोलते हैं, कूलिंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, कूलिंग कैपेसिटी। देखिए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जिसको शॉर्टकट आरसी लिखते हैं, या कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होता है मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिफाइन करते हैं एक तरह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के टर्म में, बस उसमें क्या है कि मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए, द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, हम क्या बताए थे, कोई भी अगर थर्मल पावर प्लांट है उसमें हम क्या बताते हैं, कोई भी मशीन है, डिवाइस है, उसका इफिशियंसी हम फाइंड करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इफिशियंसी के बदले में सीओपी का फुल फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, सीओपी होता क्या है, तो सीओपी हम लोग डिफाइन करते हैं क्या चीज़, तो सीओपी मेनली क्या चीज़ बताता है, रनिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, सीओपी जो है हमारा क्या बताता है, रनिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और डिफाइन करते हैं सीओपी, इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट कहिए चाहे पावर इनपुट, यानी कहने का मतलब सीओपी जो हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और इसको हमको लिखना है अगर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के टर्म में, तो दोनों तरफ मास फ्लो रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में मास फ्लो रेट ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए नीचे भी, तो ऊपर क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू मास फ्लो रेट, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। या नीचे जब हो गया मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट, इसको बोलते हैं पावर इनपुट। ठीक है, तो देखिए तो सीओपी क्या होता है, सीओपी मेनली हमको क्या बताता है, रनिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सीओपी जो होता है डिफाइन करते हैं, इट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यानी सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या, वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट बताए थे ना, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या है मेरा, डिजायर्ड इफेक्ट है। और या इसको डिफाइन करते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट। क्लियर। अब देखिए तो सीओपी, अब रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या होता है, देखिए सीओपी का दोस्तों यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस होगा, क्योंकि इफिशियंसी का यूनिट कोई यूनिट नहीं होता है, उसी तरह सीओपी का भी क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, ओवरऑल क्या कट गया। लेकिन रेफ्रिजरेशन का यूनिट होता है, ठीक है, जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, टन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, देखिए तो क्या होता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या होता है यूनिट, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, शॉर्टकट में लिखते हैं टीआर। ठीक है, यूनिट रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं टीआर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन और कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट कैन फ्रीज 1 ton of water at 0 degree सेंटीग्रेड इंटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। कहने का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन और कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट कैन बी फ्रीज, यानी कहने का मतलब कि 1 टन वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कहने का मतलब कि 1 टन वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 घंटा में आइस में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्लियर। तो इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन और कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम दैट कैन बी फ्रीज 1 ton of water at 0 degree centigrade into ice at 0 degree centigrade in 24 hours।
क्लियर जो दोस्तों। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टन रेफ्रिजरेटर जो आएगा आपका कितना होगा। 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है 3.5 किलोवाट। अगर किलो जूल पर मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 210 किलो जूल पर मिनट या 836.16 कैलोरी। क्लियर है। आप लोग इस डाटा को याद रखिएगा। 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है 3.5 किलोवाट या 210 किलो जूल पर मिनट या 836.16 कैलोरी। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल बताए थे जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है क्या है पावर कंज्यूमिंग साइकिल बताए थे ना। जो भी क्लॉकवाइज साइकिल होता है वो होता है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो होता है पावर कंज्यूमिंग साइकिल होता है। क्लियर। चलिए तो क्या होता है आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल आप लोग हम थर्मोडायनेमिक्स में बता चुके हैं। वहाँ एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या होता है रेफ्रिजरेशन सीओपी जो होता है रेफ्रिजरेशन का 1/इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन -1 या क्या होता है सीओपी रेफ्रिजरेशन 1/इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन -1। अगर आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो क्या है रिवर्स कार्नोट साइकिल तो उसका सीओपी क्या होता है TL/TH -TL यानी लोअर टेम्परेचर और TH हो गया हाई टेम्परेचर। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों अब चलिए तो रेफ्रिजरेशन हमको दो तरह का पढ़ना है मेनली। कौन कौन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी चलिए हम लोग पढ़ते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर है। देखिए वेपर कंप्रेसर क्या होता है। ये हो गया मान लीजिए हमारा क्या है सिस्टम जिसको क्या है हमको कूलिंग करना है। ये हो गया सिस्टम। और देखिए ये इवेपोरेटर होता है। देखिए रेफ्रिजरेटर में कौन कौन प्रोसेस होता है तो याद रखिएगा इवेपोरेटर होता है कंप्रेसर होता है कंडेंसर होता है और क्या होता है ये एक्सपेंसिव वाल्व होता है जिसको थ्रोटलिंग वाल्व भी बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए तो हमारा क्या है फ्रिज में आप देखते होंगे कि उसमें हम जो चीज़ रखते हैं उससे क्या है हीट निकाल कर उसको एक मिनिमम टेम्परेचर पर क्या करता है फिक्स करता है ताकि हमारा वो चीज़ सुरक्षित रहे। क्लियर है। तो मान लीजिए हमारा सिस्टम है इससे हीट निकल रहा है क्यूएल इवेपोरेटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ से ये कंप्रेसर के थ्रू गया। कंप्रेसर में क्या पावर वर्क इनपुट करेंगे तो वो फिर वहाँ से कंप्रेस करके कहाँ भेज देगा कंडेंसर को। कंडेंसर हीट क्या करता है रिजेक्ट करेगा और फिर कंडेंसर के बाद वो आ जाएगा थ्रोटलिंग वाल्व में। थ्रोटलिंग वाल्व से फिर इवेपोरेटर। ये आपका प्रोसेस चलते रहेगा। तो इस प्रोसेस ये क्या है साइक्लिक प्रोसेस है। क्लियर। तो देखिए तो ये हो गया आपका लोअर टेम्परेचर ये हो गया हायर टेम्परेचर। क्लियर है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या क्या लोअर टेम्परेचर पर कब करेगा जब इस पर वर्क इनपुट देंगे पावर सप्लाई करेंगे तब होगा। क्लियर है। तो इसलिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है क्या है पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। इसको हम पावर देते हैं तब ऑपरेट होता है। देखिए तो 1 से 2 प्रोसेस जो है आपका क्या है 1 से 2 प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेसर। इसको क्या कर रहे हैं ये एक है ये 2 है। तो 1 से 2 प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेसर। 2 से 3 का प्रोसेस क्या है मेरा तो देखिए ये जो लाइन है हम बताए थे आपको प्योर सबस्टांस जो पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो 2 से 3 प्रोसेस जो कंडेंसर में जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है हीट को रिजेक्ट करता है कांस्टेंट प्रेशर पर। क्लियर है। और 3 से 4 क्या है मेरा थ्रोटलिंग वाल्व है। बताए थे थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है आइसेंथैल्पी प्रोसेस यानी इंथैल्पी क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो 3 से 4 जो है थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। 4 से 1 कौन सा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। क्लियर है। तो ये चारों प्रोसेस याद रखिएगा दोस्तों। क्या क्या है 1 से 2 जो प्रोसेस है मेरा क्या है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेसर या आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर बोलते हैं। 2 से 3 मेरा क्या हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस किस में होता है कंडेंसर में होता है। और 3 से 4 जो होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस इसमें क्या होता है इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। 4 से 1 क्या हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो ये हो गया। ये हम TS प्लॉट किए हैं या देखिए PH प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ आएगा आपका ऐसे। ठीक है। PH प्लॉट पर ग्राफ ऐसे आएगा क्योंकि 3 से 4 क्या है हमारा इंथैल्पी कांस्टेंट है इंथैल्पी पर परपेंडिकुलर आएगा।
क्लियर है। अब देखिए तो हम क्या बताए थे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या बताए थे कि सिस्टम से क्या होता है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जितना हीट रिमूव करते हैं, तो मेरा क्या है सिस्टम ही ना है जी, क्यूएल यही ना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो क्यूएल क्या हो जाएगा, देखिए प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 और 1 के बीच हो रहा है, तो H1 माइनस H4 हो जाएगा। H1 माइनस H4 क्या हो जाएगा हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। क्लियर है, यानी इवेपोरेटर में हमारा होता है क्या चीज, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। उसी तरह वर्क इनपुट क्या होगा, 1 से 2 कर रहे हैं, यानी 2 ज़्यादा होगा तो H2 माइनस H1 ये हो गया हमारा वर्क इनपुट। ठीक है, H2 माइनस H1 क्या हो गया, वर्क इनपुट। किस में देते हैं, कंप्रेसर में। क्लियर है दोस्तों। उसी तरह कंडेंसर में क्या होगा, हीट रिजेक्शन, यानी हाई टेम्परेचर पर होगा QH कितना हो जाएगा, H2 माइनस H3। क्लियर है। और देखो 3 से 4 प्रोसेस मेरा क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है, इसलिए थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, आइसेंथैल्पी प्रोसेस होता है। इंथैल्पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कहने का मतलब जो H3 होगा किसके बराबर होगा, H4 के बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको दे देगा H1 का वैल्यू दे देगा, H2 दे देगा और H3 दे देगा, कह देगा COP निकालिए। तो COP कैसे निकालते हैं, तो चूंकि COP हम देख रहे हैं, COP हम जब पढ़ते हैं क्या होता है दोस्तों, देखो तो COP हम बताए थे ना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। COP क्या हो गया, यानी कहने का मतलब क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है मेरा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, देखो दोस्तों बताए थे ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसमें, 4 और 1 के बीच इवेपोरेटर में, यानी क्या हो जाएगा H1 माइनस H4। ठीक है, और वर्क इनपुट कितना है, H2 माइनस H1, यही मेरा क्या हो गया, COP। क्लियर। अब देखो H3 दिया रहेगा, H4 नहीं दिया रहेगा, हमको यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, H1 रिक्वायरमेंट है, H2 रिक्वायरमेंट है और H4 रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों देखो तो हम क्या बोल रहे थे, 3 से जो 4 प्रोसेस है मेरा थ्रोटलिंग प्रोसेस है, यानी H3 जो होता है H4 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ H4 को क्या लिख सकते हैं, H3 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम COP निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर सिस्टम। ठीक है, क्या है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो दोस्तों देखो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या, ब्रीथिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हम जो निकालते हैं किसका, कंप्रेसर का, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग इफिशियंसी ऑफ क्या चाहिए, रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। ठीक है, जो देखो तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बताए थे आपको, आप जब पढ़िएगा पिछला लेक्चर हमारा देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स जब बताए थे, सेकंड लैब थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पर हम आप लोग को बताए थे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होता है क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रहा है 1 से 2, तो मेरा क्या है ये हो गया V1, ये हो गया क्या चीज V2, ये हो गया हमारा क्या चीज V1, ये V2। स्वेप्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो गया, V1। यानी तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर है। तो देखो तो V एक्चुअल हम कैसे निकालेंगे, मास फ्लो रेट इंटू V1 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। देखो तो इस ग्राफ में V1 कहाँ है हमारा, यहाँ पर है इवेपोरेटर प्रोसेस पर, तो मास फ्लो रेट में V1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम निकलेगा। क्लियर है। एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो गया, मास फ्लो रेट इंटू V1 स्वेप्ट वॉल्यूम। आप लोग को हम बताए थे क्या चीज, वहां से भी निकाल सकते हैं क्या, क्रैंक रेडियस बताए थे ना जी, स्ट्रोक लेंथ। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, π/4 d² इंटू एल। एल क्या हो गया, यानी π/4 d² इंटू एल, या इसको n/60 भी कर सकते हैं। क्लियर है। और ये हो गया बेसिक इसका डिफिनीशन कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर। और इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा आएगा फार्मूला क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का 1 + C - C इंटू पी कंडेंसर अपन पी इवेपोरेटर के पावर 1/n। दोस्तों ये फार्मूला आप लोग रट जाइए,
डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन दे देगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कौन सा होगा, मार देना है। क्या चीज होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, 1+C-C इंटू पी कंडेंसर अपॉन पी इवेपोरेटर के पावर में 1/n। अब कहोगे सी क्या है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर सी क्या है, क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो बताए थे आपको, क्लियरेंस रेशियो है यहाँ पर। क्या क्लियरेंस रेशियो क्या बताए थे, स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम बताए थे ना, टोटल वॉल्यूम सॉरी टोटल रेशियो होता है क्लियरेंस रेशियो, टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस रेशियो हो गया। सी क्या है मेरा, क्लियरेंस रेशियो। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन देख लीजिएगा उसमें, तो देखो तो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला दोस्तों, तो 1+C-C इंटू पी कंडेंसर अपॉन पी इवेपोरेटर के पावर में 1/n। n क्या है, क्या है n, इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का इंडेक्स है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा दोस्तों क्लियरेंस वॉल्यूम का। अब चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं कि अलग अलग इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट हो सकता है डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी वेपर कंप्रेशन साइकिल में अलग अलग पैरामीटर का क्या क्या इफेक्ट होगा। कहने का मतलब कंडेंसर प्रेशर क्या डिपेंड करेगा, इवेपोरेटर पर क्या डिपेंड करेगा, थ्रोटलिंग होगा क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। देखते हैं पहला पैरामीटर हमारा क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीजेज कीपिंग कंडेंसर प्रेशर कांस्टेंट। दोस्तों देखो पहला क्या है, पहला पैरामीटर हमारा क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं, कब, कंडेंसर प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों देखो तो ये हो गया, मान लो पीएच हमारा प्लॉट है, तो पहला हमारा प्लॉट किया 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, कंडेंसर प्रेशर को दोस्तों डिक्रीज कर रहे हैं। हमारा पहले क्या था 1 4 से 1 था कंडेंसर प्रेशर, अब क्या कर दिया 4-1। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो ये जो 4 से 1 जो है, जो लेंथ है आपका, आप 4 और 1 के बीच जो लेंथ है क्या देखने को मिल रहा है, तो लेंथ जो है इसका ज़्यादा है इसके कंपेयर में। 4-1 का जो लेंथ है 4 और 1 के लेंथ से क्या है, कम है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कंडेंसर इवेपोरेटर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं ना दोस्तों, डाउन है हल्का। पहले क्या है यहाँ पर प्रेशर, अब क्या है यहाँ आ गया प्रेशर, क्या हो गया, घटा रहे हैं किसका, इवेपोरेटर का, लेकिन कंडेंसर प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं। तो अब देखो दोस्तों 4 और 1 का लेंथ क्या हमको बताता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताता है ना। तो इनिशियल में मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था, ज़्यादा था, जब इवेपोरेटर प्रेशर घटा दिए तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा क्या हुआ, घट गया। यानी कहने का मतलब ये लेंथ क्या हो गया मेरा, कम हो गया। यानी कहने का मतलब जब इवेपोरेटर प्रेशर को घटाते हैं तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो भी घटता है। अब देखो दोस्तों रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो घट गया। अब देखो वर्क इनपुट, तो 1 से 2 मेरा था वर्क इनपुट, अब क्या हो गया 1-2, यानी लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया ना दोस्तों। तो हमारा कहने का मतलब क्या, वर्क इनपुट क्या हो गया, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इवेपोरेटर प्रेशर जब घटाएंगे तो ऐसे भी देखो दोस्तों, जैसे ही इसको हम डाउन किए, आपको जैसे ही इसको डाउन करेंगे तो इसका क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है, लेकिन कंप्रेसर वर्क क्या कर रहा है मेरा, बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो तो सीओपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चूंकि सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या, वर्क इनपुट। अब क्या है दोस्तों देखो, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है, अब वर्क इनपुट बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा दोस्तों, घटेगा ना जी। तो हमको क्या मिला है, सीओपी डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। तो देखो दोस्तों तो क्या हो गया, तो हमारा जब इवेपोरेटर प्रेशर को घटाते हैं तो क्या क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटता है, वर्क इनपुट क्या होता है मेरा, बढ़ता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटता है, वर्क इनपुट बढ़ता है, तो सीओपी भी क्या होता है, सीओपी भी मेरा घटता है। अब देखो दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दोस्तों घटेगा, क्योंकि
देखो यहाँ पर P क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी 1 प्लस सी माइनस सी इंटू पी कंडेंसर अपॉन पी इवेपोरेटर के पावर 1/n। तो दोस्तों देखो पी कंडेंसर इवेपोरेटर हमारा क्या कर रहा है, घट रहा है। जब ये घटेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगा। कहने का मतलब कि इतना में ज़्यादा वैल्यू घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो मेरा क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज करेगा। दोस्तों क्लियर, 4 टर्म क्लियर हो गया कि जब हम इवेपोरेटर प्रेशर को घटाते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटता है, वर्क इनपुट या पावर इनपुट कहेंगे क्या हो, बढ़ेगा, सीओपी क्या होगा, घटेगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर, पहला पैरामीटर क्लियर दोस्तों। अब देखो दोस्तों दूसरा पैरामीटर पर हम लोग चलते हैं। दूसरा पैरामीटर में, अब पहला पैरामीटर में क्या देखे थे, इवेपोरेटर प्रेशर को घटाए थे, कंडेंसर को कांस्टेंट रखे थे। अब दोस्तों कंडेंसर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे और इवेपोरेटर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखो दोस्तों पहला हमारा प्रोसेस था 1 2 3 4 ये था। अब क्या किए, कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा दिए, तो ये हो गया अब मेरा नया कंडेंसर प्रेशर बढ़ा दिए दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों क्या है, जब कंडेंसर प्रेशर हम बढ़ा दिए तो अब यहाँ से यहाँ होगा, तो क्या देखने को मिल रहा है, पहले मेरा जो लेंथ था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का 4 से 1 था, अब क्या हो गया 4-1, तो लेंथ क्या हो गया, घट गया। यानी जब कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, घटता है दोस्तों। और देखो वर्क इनपुट बताए थे किसमें, कंप्रेसर में होता है 1 से 2 प्रोसेस। तो वर्क इनपुट क्या हो गया दोस्तों, पहले 1 से 2 था, अब क्या हो गया 1 से 2 डैश, यानी वर्क इनपुट भी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। इसमें हम तो सीओपी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो ये हमारा टर्म बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, घटेगा। तो दोस्तों देखो, तो इसमें क्या हो गया, दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है, कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, कंडेंसर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इवेपोरेटर प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं। तो क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा क्या कर रहा है, घट रहा है ना, और वर्क इनपुट यानी पावर इनपुट बढ़ रहा है, सीओपी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी क्या होगा दोस्तों, घटेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक, दोस्तों देखो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी 1 प्लस सी माइनस सी इंटू पी कंडेंसर अपॉन पी इवेपोरेटर के पावर में 1 अपॉन, दोस्तों देखो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है, 1 प्लस सी माइनस सी इंटू पी कंडेंसर अपॉन पी इवेपोरेटर के पावर में 1 अपॉन एन। तो देखो दोस्तों ये कंडेंसर प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा मेरा, बढ़ेगा, और ये माइनस है तो ये वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगा हमारा, यानी इसमें से इतना बड़ा घटाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों जब कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाते हैं, इवेपोरेटर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो सेम कंडीशन होता है जिसे इवेपोरेटर प्रेशर को हम क्या किए थे, घटाए थे, कंडेंसर प्रेशर कांस्टेंट रखे थे। क्लियर। अब चलिए दोस्तों तीसरा हमारा पैरामीटर क्या है, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। देखो दोस्तों सुपर हीटिंग के बारे में बताए थे, डिग्री ऑफ सुपर हीट कि कहाँ बताए थे, थर्मोडायनेमिक जब प्योर सबस्टेंस आपको बताए थे तो क्या बताए थे कि ऐसा आइस का प्लॉट किए थे हम, ये हो गया हमारा क्या क्रिटिकल पॉइंट, इधर क्या बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन था, ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, इधर जो होता है सबकूल्ड रीजन बोलते थे, इधर क्या बोलते थे सुपर हीटेड रीजन बोलते थे ना। यानी सेचुरेटेड वेपर लाइन से एक्चुअल टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, सबकूल्ड रीजन में क्या था, सेचुरेटेड लिक्विड टेम्परेचर से यानी सेचुरेशन टेम्परेचर से क्या था, बिलो था। अब देखो दोस्तों इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग कहने का मतलब देखो दोस्तों सुपर हीटिंग जो है स्लाइटली सुपर हीट ऑफ सक्शन वेपर इज एडविजिबल, ठीक है, इट इज डन अंडर इवेपोरेटर। सुपर हीट कहाँ करते हैं, थोड़ा सा हमको ये जो है स्लाइटली सुपर हीट जो है हमारा परमिसिबल है, किसमें, वेपर कंप्रेसर साइकिल में, ठीक है, और वो कहाँ करते हैं, इवेपोरेटर में करते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों सुपर हीट क्या हो गया हमारा, ये एक्चुअल साइकिल था 1 2 3 4, अब क्या हो गया 1 2 3 4,
क्लियर दोस्तों। तो सुपर हीट कहाँ किया हम, तो यहाँ से 1 क्या बोले थे, इवेपोरेटर के पास करते हैं तो 1 से 1 डैश, क्लियर, 1 से 1 डैश के पास किए। अब देखो दोस्तों 1 डैश का टेम्परेचर ज़्यादा। अब मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखो दोस्तों, पहले क्या था 4 से 1 था, अब कितना हो गया 4 से 1 डैश। तो दोस्तों देखो 4 ये लेंथ जो है 4 से 1 डैश मेरा क्या है, ज़्यादा है 4 से 1 के कंपेरिजन में। तो जब सुपर हीट का कंडीशन रहेगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना दोस्तों। पावर इनपुट देखो दोस्तों, ये क्या है, जितना लेंथ इतना उतना ही लेंथ है भी, लेकिन क्या है पावर इनपुट H1 H2 और H1 दोनों बढ़ गया, H2 डैश H1 डैश बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। तो हमारा क्या होगा, वर्क इनपुट भी हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो सुपर हीटिंग के रीजन में दोस्तों रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, और वर्क इनपुट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब COP क्या होगा, तो COP जो होगा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, अब क्या होगा, तो COP जो होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी COP जो है मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन रेफ्रिजरेंट। तो दोस्तों जब सुपर हीटिंग का कंडीशन आएगा तो रेफ्रिजरेशन जो COP होगा क्या होगा, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो डिपेंड किस पर करेगा, रेफ्रिजरेंट पर डिपेंड करेगा, क्लियर है। तो जब R12 रेफ्रिजरेंट यूज होगा तो सुपर हीटिंग के कंडीशन में COP क्या करेगा, बढ़ेगा, क्लियर। R12 रेफ्रिजरेंट यूज किया हुआ है तो COP क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज किया हुआ है तो COP क्या होगा, घटता है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। सुपर हीटिंग के कंडीशन में अगर अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज हुआ है तो COP घटता है, R12 रेफ्रिजरेंट यूज किए हैं तो COP क्या होता है, बढ़ता है। इतना क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, सुपर हीटिंग की किसी रेफ्रिजरेटर में अमोनिया यूज किया गया है रेफ्रिजरेंट के रूप में, तो सुपर हीटिंग कंडीशन में COP पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो COP क्या होता है, अगर अमोनिया यूज किए हैं तो COP घटता है, अगर R12 रेफ्रिजरेंट यूज किए तो COP बढ़ता है, क्लियर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, बढ़ेगा, वर्क इनपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर है। चलिए अब चौथा पैरामीटर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ सबकूल्ड। इफेक्ट ऑफ सबकूल्ड देखते हैं दोस्तों। सबकूल्ड बताए थे सेचुरेशन लिक्विड लाइन से क्या हो, नीचे बिलो टेम्परेचर, क्लियर। तो सबकूल्ड जो होता है दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं, कंडेंसर के आउटपुट पर करते हैं, ठीक है। कहाँ करेंगे सबकूल्ड, कंडेंसर के आउटपुट पर। डिग्री ऑफ सबकूल्ड बताए थे T3 माइनस T3 डैश हो जाएगा। आप थर्मोडायनेमिक्स का प्योर सबस्टांस वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ देख लीजिएगा दोस्तों, टोटल डिटेल्स में बताया हूँ। अब देखो दोस्तों जब सब कूल कर रहे हैं, पहले मेरा एक साइकिल क्या था 1 2 3 4, अब क्या हो गया 1 2 3 डैश 4 डैश। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, देखो 1 से 4 डैश का लेंथ बढ़ गया। तो जब सब कूल्ड कर रहे हैं तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। वर्क इनपुट क्या हो गया, कांस्टेंट है, नो चेंज। देखो दोस्तों वर्क इनपुट क्या है मेरा, यही ना है जी 1 से 2, कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो COP क्या हो जाएगा, COP जब रेफ्रिजरेशन बढ़ गया और नीचे कांस्टेंट है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो दोस्तों तो इफेक्ट क्या होता है, सबकूल्ड में COP क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कांस्टेंट रहता है दोस्तों। देखो क्यों, क्योंकि V1 कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग है V1 में नहीं चेंज है, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या है मेरा, कांस्टेंट है। बताया था ना V एक्चुअल बटा V स्वेप्ट, V एक्चुअल क्या होता है m डॉट V1, V स्वेप्ट क्या है, कांस्टेंट, क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आगे और बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या चीज, वेपर कंप्रेसर, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगला हमारा क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगला हमारा साइकिल क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखो दोस्तों वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग कहाँ होता है, इसको बोलते हैं, यह जो हीट ड्रिवेन सिस्टम है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है यह क्या है, हीट ड्रिवेन सिस्टम है, ठीक है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ क्या हो, वेयर कॉस्ट ऑफ इफिशियंसी इज वेरी हाई।
सॉरी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हो, जहाँ बिजली ज़्यादा हो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन एब्जॉर्प्शन साइकिल यूज करते हैं। क्लियर है? तो देखो दोस्तों, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल क्या है, हीट ड्रिवेन सिस्टम है। वेपर एब्जॉर्प्शन कहाँ यूज करते हैं, तो इट इज यूज वेयर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई या और वेयर लार्ज वेस्ट ऑफ हीट अवेलेबल, जहाँ पर हीट का वेस्ट ज़्यादा हो या इलेक्ट्रिसिटी का माने कॉस्ट ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन बी सीन एज ए क्या, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, वेपर जो एब्जॉर्प्शन साइकिल है हमारा किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, हीट इंजन और किसका, रेफ्रिजरेशन का। देखो दोस्तों ये हमारा डायग्राम है, तो क्या हो गया, यह जो है कॉम्बिनेशन है किसका, हीट इंजन का और रेफ्रिजरेशन का दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो है क्या है, हीट ड्रिवेन साइकिल है। इसका यूज कहाँ करते हैं कि वेयर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई एयर लार्ज वेस्ट ऑफ हीट इज अवेलेबल, जहाँ हीट का क्या ज़्यादा वेस्ट हो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो है मेरा क्या होता है, तो इसको हम, ये होता है एक एम्बिएंट टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, ये हो गया हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो जो सीओपी जो होता है इसमें क्यूएल अपॉन क्या बताए थे, हीट डिजायर्ड अपॉन का वर्क इनपुट। तो देखो दोस्तों, हीट डिजायर अपॉन वर्क इनपुट, वर्क इनपुट क्या क्या होगा, तो जनरेटर और रेफ्रिजरेटर का। ठीक है दोस्तों, तो हीट डिजायर क्या है मेरा, लो टेम्परेचर पर क्यूएल अपॉन क्यू जनरेटर प्लस वर्क क्या, डब्ल्यू पी पावर इनपुट रेफ्रिजरेटर पर। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब सीओपी होगा क्यूएल अपॉन क्यूजी प्लस डब्ल्यूपी, तो देखो क्यू जनरेटर ज़्यादा होगा कंपेयर टू किसके, डब्ल्यूपी पावर इनपुट के। ठीक है, तो सीओपी मेनली क्या आ जाएगा, क्यूएल अपॉन क्यूजी, या सीओपी जो मैक्सिमम निकालेंगे एब्जॉर्प्शन साइकिल का, तो इफिशियंसी इंटू सीओपी, यानी इफिशियंसी किसका, हीट इंजन का, और सीओपी किसका, रेफ्रिजरेशन का। हम बताए थे ना अभी जस्ट कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, तो इसका सीओपी हम मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम सीओपी जो होगा हीट इंजन का इफिशियंसी इंटू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो हीट इंजन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, टीजी माइनस टीओ अपॉन टीजी, यानी जनरेटर का टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ टीजी इंटू क्या, लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन एम्बिएंट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। क्लियर है? मेन इसमें याद रखिएगा, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हम यूज कहाँ करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज़्यादा हो या लार्ज अमाउंट में हीट का हो, वेस्ट हो, तो वहाँ पर वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हम यूज करते हैं। क्लियर? अब चलिए दोस्तों, अगला हमारा है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल दोस्तों, जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में साइक्लिक प्रोसेस यूज होता है, सारा साइकिल हम एक जगह बताए हैं। हमारा पहला लेक्चर ही है साइक्लिक थर्मोडायनेमिक साइकिल, आप वहाँ देख लीजिएगा दोस्तों, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग उस फर्स्ट पूरा वीडियो देख लीजिए दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में, एसएससी जेई का एग्जाम हो, रेलवे जेई का एग्जाम हो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, या कोई भी पीएससी हो, खासकर डिप्लोमा लेवल का जो भी एग्जाम होगा दोस्तों, टोटल क्वेश्चन आपका आएगा इससे 70 से 80%। आप एक बार वहाँ देख लीजिएगा तो ठीक है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए तो अगला हमारा क्या है, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में भी हमने बताया था उसमें, लेकिन यहाँ पर चलिए देखिए, तो ये भी क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड ए रिवर्स ब्रेटन साइकिल या बेल कोलमैन साइकिल। गैस साइकिल को, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं या बेल कोलमैन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में, जो भी एरोप्लेन होता है उसमें हमारा गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल ही यूज होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में हम लोग बेल कोलमैन साइकिल यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछता है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो कौन सा साइकिल, बेल कोलमैन साइकिल पर बेस्ड रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो देखिए, तो हीट एक्सचेंजर होता है,
दो को हीट एक्सचेंजर और एक कंप्रेसर और दूसरा टरबाइन होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस है आइडियाबैटिक कंप्रेसर प्रोसेस है दोस्तों, जिसको हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर भी बोलते हैं। 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट हमारा क्या कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है दोस्तों। और 3 से 4 क्या है, हम लोग अभी पढ़े थे VC साइकिल में, वेपर कंप्रेसर साइकिल में थ्रोटलिंग प्रोसेस होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहाँ पर थ्रोटलिंग वाल्व के बदले में यहाँ पर हम लोग क्या टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो टरबाइन जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, ठीक है। 3 से 4 में क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। अब 4 से 1 क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस होता है, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, तो बेल कोलमैन साइकिल या एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट इंजन में। इसमें जो है 1 से 2 जो प्रोसेस है हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक क्या है, कंप्रेसर प्रोसेस। 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। 3 से 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। अगर ये TS डायग्राम प्लॉट किए हैं दोस्तों, अब PV पर करेंगे, इसका ऐसे आएगा ग्राफ, ठीक है। ये डायग्राम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ COP निकालना है, तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 - H4 और वर्क इनपुट बताए थे ना। COP किसी चीज का डिफाइन करेंगे तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यानी H1 - H4 और वर्क इनपुट क्या आ जाएगा, H2 - H1। देखो दोस्तों, ये टरबाइन है, ये भी तो करेगा वर्क, तो इसका हम H3 - H4 का नेटवर्क लिखेंगे, तो घटा देंगे। इसको इनपुट दिए, ये आउटपुट दिया, तो नेट घटा देंगे, इनपुट माइनस आउटपुट, क्लियर। तो COP जब ये हो गया, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, तो हमारा आता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का COP क्या होता है, याद रखिएगा। COP जो होता है 1/RP टू दी पावर गामा -1/गामा -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों COP, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी बेल कोलमैन साइकिल का COP क्या होता है, 1/RP टू दी पावर गामा -1/गामा -1। RP क्या है, प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो मतलब क्या, P2/P1 इक्वल टू P3/P4। दो प्रेशर और इसका प्रेशर क्या है, 2 पॉइंट का प्रेशर और 3 का बराबर, कांस्टेंट प्रेशर है तो हर जगह प्रेशर बराबर, इसका भी प्रेशर बराबर हर जगह 1 और 4 का। तो P2/P1 या P3/P4 क्या हो गया, प्रेशर रेशियो। तो COP क्या हो गया, 1/RP टू दी पावर गामा -1/गामा -1, क्लियर। अब चलिए दोस्तों, एक है आपका पढ़ना है क्या चीज, रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेंट मेनली क्या होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, और एक होता है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नोमेनक्लेचर पूछता है, रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर, नाम कैसे नामकरण करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट रहेगा, तो उसका केमिकल फार्मूला जो होता है दोस्तों क्या होता है, CmHnFpClQ, ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो CmHnFpClQ होता है केमिकल फार्मूला किसका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का। क्या होता है, तो इसको हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जो नोमेनक्लेचर करेंगे दोस्तों कैसे करेंगे, R के कैसे, यानी M-1 × N+1 × P, क्लियर। वेयर क्या होता है, N+P+Q बराबर 2m+1, ये होता है कंडीशन, याद रखिएगा दोस्तों। जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उसका नोमेनक्लेचर करेंगे R M-1 N+1 × P, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसको सेटिस्फाई कराएंगे कैसे, N+P+Q बराबर 2m-1, क्लियर। सॉरी 2m+1 होता है दोस्तों, क्या होता है, 2m+1 होता है, क्लियर है। तो देखो दोस्तों, जैसे क्या है मेरा, कैसे पहचानोगे कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि कौन सा अनसेचुरेटेड है कि इनऑर्गेनिक है। तो देखो सेचुरेटेड कार्बन में हमेशा 3 लेटर होगा,
कम से कम यानी मिनिमम 2 लेटर होगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये है हमारा क्या चीज़, कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे दोस्तों, तो देखो जैसे है क्या चीज़ C2H2F4 है ना दोस्तों। तो देखो M के जगह पर क्या है मेरा 2 है, N के जगह पर क्या है 2 है, और P के जगह पर क्या है 4 है ना जी। Q के जगह पर क्या है, क्लोरीन का क्या है कुछ नहीं है तो 0। आप देखो दोस्तों इसको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, अगर यह C2H2F4 को तो क्या बताए थे R, क्या बताए थे दोस्तों कैसे नोमेनक्लेचर, तो क्या करेंगे R क्या हो जाएगा, देखो क्या है RM-1, M कितना है 2, 2 में से गया 1 यानी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं R1 हो जाएगा, N+1, N कितना है मेरा यहाँ पर N कितना है 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, R1 3, P कितना 4, तो P यहाँ लिखना है ना जी, तो P कितना 4, तो इसका नोमेनक्लेचर कितना हो जाएगा R1 3 4। क्लियर। और ये कंडीशन जो है मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए, N+P+Q बराबर 2M+ क्या 1। क्लियर। ये सेचुरेटेड हो गया। अनसेचुरेटेड रहेगा दोस्तों तो उसमें ऑलरेडी ये टर्म 1 जो होगा ऑलरेडी रहेगा पहले से, तो उसका नोमेनक्लेचर करेंगे R1 इंटू M-1 N+1 इंटू P। इसमें जो होता है कंडीशन N+P+Q बराबर 2M, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए दोस्तों। क्लियर। जैसे आपका क्या अनसेचुरेटेड आपको देखते देखते पहचान में आ जाएगा। अनसेचुरेटेड में क्या होगा, कम से कम एक अवश्य रहेगा, 3 डिजिट होगा ऑलरेडी। क्लियर। अब चलिए दोस्तों इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट को हमेशा क्या होता है, देखिए दोस्तों 7, हमेशा 700 से ज़्यादा वैल्यू होगा। जो भी नोमेनक्लेचर होगा अगर लिखल होगा R744 या R कुछ भी 800 समथिंग, 700 से ज़्यादा है तो कैसा मानेंगे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। इसका फॉर्मूला लिखने का तो क्या होगा R700 प्लस मोलिकुलर वेट होता है। क्लियर। क्या होता है R700 प्लस मोलिकुलर वेट। तो देखो दोस्तों जैसे अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, तो अमोनिया का नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा R कितना है 700 प्लस अमोनिया का क्या होता है वेट 17 होता है ना। देखो अमोनिया नाइट्रोजन 14 3 17 यानी कितना है, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे R717। उसी तरह RCO2 का कार्बन डाइऑक्साइड अगर रेफ्रिजरेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट 44, तो क्या हो जाएगा R744। क्लियर। नोमेनक्लेचर करना आप सीख गए। चलिए दोस्तों आज का यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। अगला क्लास में मैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम को कोशिश करूंगा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग खत्म करने का। आपका यहाँ से रेफ्रिजरेशन सिस्टम खत्म हो गया, अब केवल बचा एयर कंडीशनिंग। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को मिल सके। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।